श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ उपस्थित है। आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के बीच। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के बीच इतिहास के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का विषय है आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का महत्व। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का महत्व। हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है। इसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है। इस काल के विवादित रहने के मूल में ग्रंथों को ही रखा जाता है, क्योंकि इस काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, जबकि किसी ने इन्हें चारण काल कहा, किसी ने इसे सामंत काल कहा। जितने भी विद्वान हुए रचनाओं के आधार पर ही इस काल का निर्धारण किया और अंततः यह सिद्ध हुआ कि आदिकाल कहना ही ज्यादा उचित है। आदिकाल की रचनाओं पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब 4 प्रकार की रचनाओं का रेखांकन स्वतः हो जाता है। रासो साहित्य, सर्वप्रथम रासो साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, तीसरा सिद्ध साहित्य और चौथा नाथ साहित्य। हम जानते हैं कि सिद्धों और नाथों का साहित्य भी कम नहीं है, लेकिन रासो साहित्य का लालित्य सर्वाधिक प्रतीत होता है। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनमें उपर्युक्त चारों ही प्रकार के साहित्यों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इनसे अलग कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से रेखांकित किया है। आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपर्युक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल रासो साहित्य से अलग नहीं हटते हैं, इसीलिए इस काल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा। रासो साहित्य वीरत्व का काव्य कहा जाता है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। आचार्य शुक्ल इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकल रचनाओं की श्रेणी में रख दिए। आचार्य शुक्ल द्वारा उपर्युक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानना भी यह सिद्ध करता है कि रासो साहित्य ही आदिकाल का प्रधान साहित्य है। रासो साहित्य आदिकाल का प्रधान साहित्य, इसलिए रासो साहित्य के संदर्भ में ही आज हम कुछ अधिक वार्ता करेंगे। रासो साहित्य में जो शब्द है वह मूलतः रासो शब्द है। यह रासो शब्द व्युत्पत्ति के मूल में भी रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नरपति नाल्ह द्वारा रचित बीसल देव रासो में उल्लिखित निम्न पद के आधार पर रास शब्द की व्युत्पत्ति रसायन मानी है। रसायन मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बीसल देव रासो के आधार पर रसायन मानते हैं। उसमें एक अंश मिला उन्हें, जिसके आधार पर उन्होंने रासो शब्द का अर्थ रसायन माना। वह अंश है, इसको जरा देखें आप। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवार। इसमें काल भी है, दिन भी है। 1272 मझारी जेठ बदी
नवमी बुधवारी नाल्ह रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमार। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रसायन कहा, रासो का अर्थ रसायन लगाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से निम्न क्रमानुसार मानते हैं। इनका क्रम देखने लायक है, देखें। रासक, रास अ, रासक डैश, रास अ, रासा और अंत में रासो। यह रासो शब्द तमाम विद्वानों के लिए एक साधारण शब्द नहीं रहा, महान शब्द बना हुआ रहा। गौरसाद तासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ इष्टद्वार दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी में चंदबरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू लिखा है। पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इसी के आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से किया है, राजसूय शब्द से किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से ही हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के जितने भी विद्वान हैं तकरीबन सभी ने रासो शब्द की व्याख्या अपने अपने मतानुसार की है। नियामक रूप से हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत लगता है। रासक शब्द की ही मर्यादा सबसे अधिक लगती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। संदेश रासक के आधार पर ही रासो शब्द का अर्थ ग्रहण किया गया है। रासो साहित्य मामूली साहित्य नहीं है। यह अलग बात है कि यह इतिहास है या साहित्य है, इसकी विवेचना आज तक भी जारी है। कोई इसे इतिहास ग्रंथ कहते हैं तो कोई इसे साहित्य मात्र मानते हैं, लेकिन रासो ग्रंथ अपने आप में महान ग्रंथ के रूप में प्रख्यात है। इसकी विशेषताओं पर जब हम बात करते हैं तब स्पष्ट होता है कि यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा ही रचा गया। चारण कवियों द्वारा। राज दरबार में कवियों को अगर जगह नहीं मिलती शायद कवि होते भी नहीं। राजे महाराजाओं ने क्या किया न किया यह अलग बात है, लेकिन उन्होंने साहित्य की रक्षा तो की है, साहित्यकारों को नंबरदार तो बनाया है, साहित्य को आगे बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें है। इस कारण भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की पूर्ण झलक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो हम सामंती युग का आईना ही देख रहे हैं। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। यह सिद्ध है कि जहाँ कहीं भी यथार्थ का वर्णन हुआ है वहाँ कल्पना का भी आलोक फैला ही है। इसमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध और प्रेम का वर्णन
अधिक किया गया है, लेकिन युद्ध के कारण ही वीर काव्य के रूप में भी इसे संज्ञायित किया गया है, लेकिन प्रेम के रूप में कुछ भी नहीं किया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि इसमें सिर्फ वीरत्व नहीं है, प्रेमत्व भी है। प्रेमत्व का प्रकाश भी इस ग्रंथ में एक अलग तरह से संसार का सृजन कर रहा है। युद्ध व प्रेम से अधिक वर्णन होने के कारण इसे वीर व श्रृंगारी रस प्रधान काव्य भी कहा जाता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। वहाँ जितने भी छंद हैं उनमें से दोहा छंद आज भी जीवित छंद के रूप में माना जाता है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता भी देखने को मिलती है। रासो साहित्य की अधिकतम रचनाएं संदिग्ध ही कही जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रासो साहित्य को कुछ लोग संदिग्ध मानते हैं, कुछ लोग वास्तविक मानते हैं। रासो साहित्य की जब बात हम करते हैं तब कम से कम 8 रासो साहित्य आंखों के समक्ष आ जाते हैं। पृथ्वीराज रासो सबसे पहले, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, बिसल देव रासो, नरपति नाल्ह, परमान रासो, जगनिक, हमीर रासो, सारंगधर, खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल्ह सिंह भाट, बुद्धि रासो, जलहन और एक रासो और मिलता है मुंज रासो, जिसमें लेखक का नाम नहीं मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासो नाम की अन्य रचनाएं भी लिखी गई हैं, जिनमें कलयुग रासो, रासिक गोविंद, कायम खां रासो, न्यामत खां जान कवि 1634 ईस्वी, राम रासो, समय सुंदर, राणा रासो, दयाराम दयाल कवि 1618 ईस्वी, रतन रासो, कुंभकर्ण 1618 से 1624 ईस्वी और कुमार पाल रासो, देवप्रभ 14वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रासो शीर्षक से एक नहीं अनेक पुस्तकों का आलोक हिंदी साहित्य के आदिकाल में फैला हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि आदिकालीन तमाम साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य का महत्व सर्वाधिक अधिक है। ओम शांति शांति।